नमस्ते नर्मदे हर। आप सभी कुशल होंगे ऐसी आशा है। आज हम सिकल सेल एनीमिया बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का यह वीडियो हमारे उन भाइयों बहनों के लिए है जो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हैं या सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानना चाहते हैं। आज हम जानेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है, यह कैसे फैलती है, इससे बचने के क्या उपाय हैं और सिकल सेल एनीमिया के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। आइए चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है यह एक प्रकार की रक्त की बीमारी है। इसे रक्त विकार भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सिकल अर्थात हंसिया, सेल मतलब कोशिका और एनीमिया मतलब खून की कमी। तो एक ऐसी बीमारी जिसमें खून का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है, जिससे खून की कमी हो, वो बीमारी को सिकल सेल एनीमिया बीमारी कहते हैं। खून में 2 प्रकार के खून पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं और दूसरी होती है व्हाइट सफेद रक्त कोशिकाएं, जिसको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहते हैं। यह जो बीमारी है वह मूल रूप से आरबीसीज में अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं में होती है। अब होता क्या है, तो इसमें जो रक्त की कोशिकाएं हैं वह गोला चपटाकार के स्थान पर वह हंसिया के आकार की हो जाती हैं या अर्धचंद्राकार की हो जाती है। उसे सिकल सेल ब्लड सेल्स कहते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं कि यह बीमारी कैसे होती है। तो यह बीमारी होती है माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित। यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है। इसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके, इसमें आरबीसीज का आयु कम हो जाता है। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कोशिकाएं, इनकी सामान्य आयु 100 से 120 दिन होती है, पर सिकल सेल जो कोशिकाएं हैं जो सिकल आकार की हो गई हैं, जो हंसिया आकार की हो गई हैं, उनकी आयु मात्र 15 से 20 दिन होती है। तो अर्थात जो 120 दिन में जो कोशिकाएं मरने वाली है वह अब महज 15 से 20 दिन में वह कोशिका मर जाती है। इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आगे हम जानेंगे। अब हम देखते हैं कि सिकल सेल रोग के लक्षण क्या है। तो सिकल सेल में आप देखेंगे कि जो गोला चपटाकार का जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वह हंसिया के आकार की हो जाती है। इससे कौन कौन से लक्षण उभर के आते हैं, तो जो पहला है, सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं वह होते हैं हाथ पैर में असहनीय दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसे कहते हैं पेनफुल क्राइसिस। ओके, दूसरा जो इसमें लक्षण उभर के आता है वह है हाथ पैर और जोड़ों में सूजन, जिसे हैंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। ओके, तीसरा जो लक्षण उभर के आता है वह है खून की कमी, और खून की कमी होने की वजह से शरीर में सफेदी आ जाती है, सफेद होने लगता है और या तो फिर पीलापन आ जाएगा, जिसको पीलिया कहते हैं। तो पीलिया होना इसका एक सामान्य लक्षण है। बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की चीजें होना एक सामान्य सा लक्षण है सिकल सेल के रोगी में, और जिसका कारण होता है संक्रमण। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है जो कॉमन लक्षण नहीं है पर होते हैं, पर ये किसी किसी रोगी को होंगे। वह होंगे कि थकावट, सांस फूलना, थोड़ा सा काम करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा थकान लग जाएगी, खाना ना खाने की इच्छा होगी, पेट में उसका दर्द होगा, सीने में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, तिल्ली आप समझते हैं, जिसको प्लीहा कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है हमारे शरीर के इस वाले भाग में, आप देखेंगे हमारा जो यह बायां हाथ है और ये जो बायां जो चेस्ट है, छाती है, उसमें सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी है उसके पास में अपने हाथ को यदि ऐसे करके आप रखेंगे तो आपका हाथ जिस अंग पे रखा हुआ है ठीक उसके नीचे हमारी प्लीहा है, स्प्लीन है, तिल्ली है। ये तिल्ली का काम क्या होता है, खून को छानना होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं जो मर जाती हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, वो डेड हो जाती हैं, तो उनको छानने के लिए एक यंत्र हमारे शरीर के अंदर लगा होता है। वह अंग को, उस यंत्र को कहते हैं तिल्ली। ओके, प्लीहा या स्प्लीन। इसमें क्या होता है, इसकी आकार बढ़ जाती है। आकार क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार जो सिकल सेल की कोशिकाएं रैप्चर हो रही हैं, टूट रही हैं, वो डेड हो रही हैं, तो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा उसको छानना पड़ रहा है। इस वजह से तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। और इसका क्या लक्षण है, इसका एक और लक्षण है वह है शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध होना। आप देखेंगे जो सिकल सेल के जो रोगी होंगे उनका आयु कम लगेगा, जो उनकी एक्चुअल आयु है उससे कम लगेगा। यदि 21 साल का है देखने से लगेगा ये 16-17 साल का है। कोई 30 साल का लड़का है वो देखने से 20-21 साल का लगेगा। 18 साल का लड़का देखने से 12-13-14 साल का लगेगा। तो इस तरह से
उनकी आयु कम दिखती है, शारीरिक हाइट भी थोड़ा कम हो जाता है या दुबले पतले होते हैं। तो इस तरह की शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। एक इसका एक लक्षण है, वह है लकवा, स्ट्रोक। लकवा आना भी इसका एक लक्षण है, बहुत खतरनाक लक्षण है, किंतु यह सामान्य रूप से नहीं देखा जाता है, किसी किसी रोगी में होता है, कभी कभी होता है, पर एक लक्षण ये भी है। अगला एक लक्षण है वह है सीना और छाती में बहुत ज़्यादा दर्द, जिसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। यह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, किंतु यह कॉमन नहीं है, हर किसी में नहीं होता। आइए अब आगे हम जानते हैं कि इस रोग में जो लक्षण उभर के आ रहे हैं उनके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाथ पैर में सूजन क्यों आ रहा है, ओके, और दर्द क्यों होता है। तो आप देखेंगे जो हमारी नसें हैं, जो हमारी नस से खून का प्रवाह होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, हृदय से लेकर के पूरे शरीर में जाता है और शरीर से फिर वापस आता है, तो हृदय से फिर पंपिंग होकर पूरे शरीर में ब्लड जाता है, सर्कुलेट होता है। और सर्कुलेशन का जो माध्यम होता है वह हमारी ये आर्टरी और वेन्स हैं, जो हमारी धमनियाँ हैं, हमारी जो नसें हैं, उससे वही तो खून का प्रवाह करती हैं। अब होता यह है कि जो लाल रक्त कोशिका जो गोला के आकार का है वह आसानी से मूव कर जाती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ओके, फ्लो हो रही है, बह रही है। किंतु जो सिकल के आकार का, जो हंसिया के आकार की जो लाल रक्त कोशिका हो गई है वह आसानी से मूव नहीं करेगा। आप देखेंगे एक पाइप में यदि हम कंचे डालें तो आसानी से इधर से उधर चला जाएगा, पर उसी में यदि हम लोग काजू डालें या उसी पे हम लोग कोई लंबा सा चीज़ डालें, लकड़ी डालें, तो तुरंत वो निकल के नहीं जाएगा, वो चिपकते हैं। वैसे ही सिकल के आकार का जो हंसिया के आकार की जो कोशिका हो गई है वह भी हमारी मांसपेशियों, हमारी नसों से जाकर के चिपकना शुरू होती है। और जहाँ पर दो नसें ज्वाइंट होती हैं वहाँ पर धीरे धीरे वह जाम कर देता है और नसों में ब्लड के सर्कुलेशन को, ब्लड के प्रवाह को रोक देता है, पूर्णतः रोक देता है। और इसका नुकसान क्या होता है भाई, इधर से हार्ट की ओर से ब्लड फ्लो में आ रहा है, स्पीड से आ रहा है और वहाँ जाकर के जाम लगा होता है। तो होगा ये ऐसी अवस्था में कि वहाँ पर सूजन आना शुरू हो जाएगा, उस नस में सूजन आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए वहाँ सूजन आते हैं। और दर्द भी इसीलिए होता है। आप देखेंगे कि इधर से फोर्स से ब्लड आ रहा है और कहीं जा ही नहीं पा रहा है, तो जितना नस की आकार है, जो साइज है, इससे ज़्यादा फूल चुका है, इस वजह से वो दर्द होगा। और दूसरी ओर जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है जिस अंग में, जिन नसों में, उन नसों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि दर्द क्यों होता है। अब दूसरा है, आप देखेंगे कि हैंड फुट सिंड्रोम जो मैंने बताया, इसका ये पूरा कारण हमको, मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पीलिया क्यों होता है। तो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार है, जो वह गोलाकार होता है, ओके, और जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी होगा उसकी जो कोशिकाएं होंगी सिकल के आकार की, हंसिया के आकार की होगी, उनका जो उम्र है वह मात्र 15 से 20 दिन होती है। ऐसी अवस्था में वह 15 से 20 दिन में मर जाएगा, कोशिकाएं, ओके। आज जो खाना खाया उससे जो खून बना वह स्वस्थ व्यक्ति का खून 120 दिन तक चल रहा है, और जो सिकल रोगी है उसका खून मात्र 15 से 20 दिन तक चल रहा है। अब उसको खून की कमी होती है और खून की कमी होने की वजह से शरीर सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद पड़ने लगता है, या तो फिर उसको पीलिया हो जाएगा। यह पीलिया होने का एक लक्षण कारण है। अगला है लकवा। मैंने बताया था लक्षण में एक लकवा है। लकवा क्यों होता है? लकवा मतलब हमारे इस सॉफ्टवेयर में ब्लड का ना पहुंचना, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नसें हैं, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ बहुत आवश्यक है। पर सिकल के आकार का जो ब्लड है वह यदि ब्रेन में पहुंचने वाले किसी भी एक नस में फंस गया, जाम कर दिया, ओके, तो ब्रेन का वो वाला पार्ट, ओके, लकवा को इनवाइट करेगा, लकवा को आमंत्रित करेगा, और इसकी वजह से शरीर का चाहे पूरा एक अंग हो या फेस हो या हेड हो या ब्रेन हो, किसी भी एक जगह में लकवा मार सकता है। तो इसका एक ये रीज़न है, ये कारण है। आइए अब हम समझते हैं सिकल सेल एनीमिया के प्रकार। सिकल सेल एनीमिया की दुनिया में पूरे इंसानों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। आगे मैं बताऊं। आप ये माने एक व्यक्ति है जिसको सिकल नाम का कोई चीज ही नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, पूरी तरह स्वस्थ, उसको सिकल जैसा कोई चीज नहीं है, उसे हम कहते हैं सामान्य व्यक्ति। उसे हम प्रदर्शित करते हैं ए, कैपिटल ए से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर सिकल के गुण हैं, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, सिकल के गुण हो। इस व्यक्ति को में भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक होगा सामान्य सिकल गुण वाला सामान्य व्यक्ति होगा, एक सिकल गुण वाला रोगी व्यक्ति होगा। ओके, तो सिकल गुण वाला जो सामान्य व्यक्ति होगा, इसमें जो होंगे जिसको हम सामान्य कहते हैं, सिकल गुण उसके अंदर हैं पर वो सामान्य है। क्यों? क्योंकि वह कहला रहा है वाहक, सिकल वाहक, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं AS से हम प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा एक व्यक्ति होगा जिसमें सिकल रोगी होगा। ओके, उसे सिकल सेल की रोगी बोलेंगे, वो बीमार व्यक्ति बोलेंगे। वह व्यक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं, सिकल रोगी को SS से, कैपिटल SS से, अंग्रेजी के 2 बड़े SS से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये हो गया प्रकार। तो मैंने जैसे बताया कि पूरी दुनिया को, पूरे लोगों को, हर इंसान को सिकल की दुनिया में 3 प्रकार से अपन बोल सकते हैं। एक वह व्यक्ति जिसमें सिकल नाम का कोई चीज नहीं है, वह हो गया सामान्य व्यक्ति AA। दूसरा वह व्यक्ति जो सिकल वाहक है। ओके, अब वाहक क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिकल वाहक जिसे हम प्रदर्शित करते हैं AS से। तीसरा वह व्यक्ति है जिसे कहते हैं सिकल रोगी, इसे हम प्रदर्शित करते हैं SS से। सिकल रोगी क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं सिकल वाहक क्या है। सिकल वाहक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें सिकल रोग के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। जो हमने पहले लक्षण देखे, इस तरह का कोई भी लक्षण उसमें देखने को नहीं मिलेगा, किंतु उसके अंदर सिकल का गुण समाया रहेगा। S अर्थात वह क्रोमोसोम का वह एक सिकल नाम का एक गुण उसके अंदर है। ओके, आगे जब हम देखेंगे शादी का, जब हमारा कुंडली मिलान करेंगे तब हम समझ में आएगा कि ये AS क्या है और SS क्या है। ओके, तो यह जो सिकल वाहक व्यक्ति होता है, इसको मलेरिया कहते हैं कि मलेरिया से कोई नुकसान नहीं होता। इस व्यक्ति को मलेरिया भी बहुत कम होता है। यदि मलेरिया होता है तो उससे उस व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, उसके सिम्टम्स उभर के नहीं आएंगे, उसकी कभी मलेरिया से डेथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक लंबी है, हम अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे कि उस व्यक्ति को मलेरिया से क्यों कोई सिम्टम्स उभर के नहीं आ रहे हैं और इसका जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। ओके, तो ये मान के चलें कि जो सिकल वाहक व्यक्ति है, AS व्यक्ति है, उसको सिकल सेल एनीमिया के जितने भी लक्षण हैं इसमें से कोई भी लक्षण उभर के नहीं आएगा। और जो सिकल रोगी व्यक्ति है, वह सिकल रोगी व्यक्ति में सभी प्रकार के लक्षण उभर के आएंगे। उनमें से किसी को कुछ लक्षण उभर के आते हैं, बट लक्षण उभर के आते हैं। सो आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिर सिकल सेल एनीमिया रोग होता कैसे है। ओके, सो सिकल सेल एनीमिया की इतिहास कैसा है वो हम मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वह अभी के लिए जानना बहुत आवश्यक नहीं है। सिकल सेल एनीमिया होता है कि हमारी जो मानव जीवन है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जीवन का जो स्थानांतरण होता है वह होता है गुणसूत्रों के माध्यम से। ओके, क्रोमोसोम्स के माध्यम से, और वह आते हैं माता और पिता के मिलने से। ओके, माँ का अंडाणु और पिता का शुक्राणु का जब मिलान होता है तब एक बच्चे का जन्म होता है। आप हम सब जानते हैं। तो हमारी जो क्रोमोसोम होती है, आपने हर किसी ने 10वीं की कक्षाओं में भी मुझे लगता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो 24 जोड़े जो हमारे होते हैं, जिसमें 24वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। हमने सुना होगा XX, XY। ओके, वैसे ही जो 6वां जोड़ा है, 6th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का 6वां जो जोड़ा है वह सिकल सेल का निर्धारण करता है। ओके, मैं बहुत सामान्य भाषा में बोलूँगा, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह वीडियो हमारे सामान्य जन भाइयों बहनों के लिए बनी हुई है। सो जो 6वां जो जोड़ा होगा वह, यदि उसमें दो जीन होते हैं, ए यदि 2 जीन मिले माता के और पिता के, तो वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति रहेगा। यदि उसमें से कोई एक S निकल गया, वह 6वां वाला, तो वह AS हो जाएगा, वाहक हो जाएगा। और माता और पिता दोनों के SS वाले जीन यदि मिल गए, ओके, तो वह सिकल रोगी हो जाएगा, है ना। सो ये होता है 6th पेयर ऑफ क्रोमोसोम से होता है। यह अनुवांशिक बीमारी है, मैंने सबसे शुरू में बताया, अर्थात माता पिता से ही बच्चों में आती है। यह किसी प्रकार के छूने से, साथ भोजन करने से, एक दूसरे को गले लगाने से, किस करने से या शारीरिक संबंध बनाने आदि से यह बीमारी नहीं फैलती है। तो यह बीमारी के लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उससे हमें बचना है, आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि AS और SS की कुंडली मिलान क्या होती है,
शादी के समय किस तरह की सावधानी रखना चाहिए, यह कैसे फैलता है, माता पिता से बच्चों में कैसे आता है, किन अवस्थाओं में आएगा, किन अवस्थाओं में नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि दो सामान्य व्यक्ति को मैंने पहले बताया था ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ऐसा ही समझ के चलें कि दो सामान्य व्यक्ति यदि आपस में शादी करते हैं, एक महिला एक पुरुष शादी करते हैं, सामान्य है, ए है, तो उनके जितने भी बच्चे होंगे वह सामान्य ही होंगे, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सामान्य होंगे। ओके। यदि एक सिकल वाहक व्यक्ति एक सिकल रोगी व्यक्ति से एक सामान्य व्यक्ति से शादी करता है, दो सामान्य व्यक्ति शादी किए तो उनके जितने बच्चे होंगे वह सामान्य ही होंगे। एक सिकल वाहक व्यक्ति यदि एक सामान्य व्यक्ति से शादी करता है तो उनके चाहे एक बच्चा हो या दो बच्चे हो या तीन हो, उन बच्चों में सिकल वाहक होने की 50% चांसेस रहते हैं। यदि एक सिकल वाहक एक एएस एक ए व्यक्ति से शादी करता है तो उनके जो बच्चे हैं उनकी यह चांसेस है कि वह 50% चांसेस है कि वह सामान्य होंगे या तो फिर वह सिकल वाहक होंगे, दो में से एक होंगे। एक सिकल सेल रोगी का व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के साथ शादी करता है तो उसमें जितने भी बच्चे होंगे वह सब सिकल वाहक होंगे, उसमें कोई भी व्यक्ति सिकल रोगी नहीं होगा और ना ही कोई भी बच्चा सिकल सामान्य होगा। हर बच्चा यह निश्चित है कि वह सिकल वाहक होगा। ओके, सो एक सिकल रोगी व्यक्ति से एक सामान्य व्यक्ति शादी करता है तो उनके जितने बच्चे हैं सिकल वाहक होंगे, अर्थात कर सकता है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है। तीसरे हैं, यदि एक सिकल वाहक व्यक्ति दूसरे सिकल वाहक के साथ शादी करता है तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि उनके जो बच्चे हैं उसको 50% चांसेस है कि उनका बच्चा सिकल वाहक होगा। यदि एक सिकल वाहक व्यक्ति दूसरे सिकल वाहक व्यक्ति से साथ शादी करता है तो 50% चांस है कि उनका बच्चा सिकल वाहक होगा, पर 25% चांस है कि उनका बच्चा सिकल रोगी भी हो सकता है और 25% ही चांस है कि उनका बच्चा सिकल सामान्य हो सकता है, उसको अर्थात सिकल नाम का कोई चीज भी ना हो। अब कैसे डिसाइड होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये मेडिकल साइंस डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो भगवान डिसाइड कर सकता है। जैसे कि लिंग का निर्धारण ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आने वाला बच्चा पुरुष होगा या महिला होगा। ओके, ठीक वैसे ही कि एक सिकल वाहक व्यक्ति दूसरे सिकल वाहक व्यक्ति के साथ शादी करता है तो उनके बच्चे सिकल वाहक होंगे, ऐसा 50% चांस है और 25% चांस है कि उनका बच्चा सिकल रोगी होगा और 25% ही चांस है कि उनका बच्चा सिकल सामान्य हो सकता है, अर्थात उसको सिकल नाम का कोई चीज नहीं होगा। यह हम नहीं कह सकते हैं, यह कोई भी नहीं कह सकता, बट चांसेस बता सकते हैं कि इतना प्रतिशत ये चीज होने के चांसेस है। अब देखते हैं कि एक सिकल रोगी व्यक्ति एक सिकल वाहक व्यक्ति के साथ विवाह करता है तब क्या होगा, तब उनका बच्चा या तो सिकल रोगी होगा या तो सिकल वाहक होगा, ये श्योर है, 50% के चांसेस हैं। ओके, यदि एक सिकल रोगी व्यक्ति एक सिकल वाहक व्यक्ति के साथ विवाह करता है तो 50% चांस है कि उनका बच्चा भी सिकल रोगी होगा या तो उनका बच्चा सिकल वाहक होगा, 50% दोनों के चांसेस बनते हैं। अब आखिरी जो आप पॉइंट देख रहे हैं यह है कि एक सिकल रोगी व्यक्ति दूसरे सिकल रोगी व्यक्ति से शादी कर लेता है। सिकल सेल रोगी है माता, सिकल सेल रोगी है पिता, दोनों विवाह करते हैं तो यह 100% चांस है कि उनका बच्चा भी सिकल रोगी होगा। इसलिए कभी भी शादी करने के पहले इसे कुंडली कहते हैं, सिकल कुंडली कहते हैं, इसका मिलान अवश्य कराना चाहिए। यह मिलान कैसे होता है, यह आप हॉस्पिटल में जाएं, अपना सिकल सेल एनीमिया का जांच कराएं। यदि आप सिकल रोगी हैं तो आप किसी दूसरे सिकल रोगी व्यक्ति के साथ शादी ना करें, अन्यथा यह बिल्कुल तय है कि आपका बच्चा आपकी आने वाली पीढ़ी वह भी सिकल सेल रोगी से ग्रसित होगा। ओके, यदि आप सिकल सेल रोगी हैं तो कोशिश करें कि एक सिकल सेल वाहक के साथ भी विवाह ना करें, अन्यथा आपके बच्चों को सिकल सेल रोगी होने के भी 50% चांस रहेंगे। ओके, सो यह आप जांच जरूर कराएं, इसीलिए यह सिकल कुंडली का मिलान करना आवश्यक होता है। एक प्रश्न आता है, क्या सिकल सेल एनीमिया किसी रोग विशेष में किसी समुदाय विशेष में पाया जाता है यह रोग? तो अभी तक के जो शोध हुए हैं इनमें ऐसा पाया गया है कि यह किसी समुदाय विशेष या किसी वर्ग विशेष या किसी व्यवसाय विशेष के लोगों में नहीं पाया जाता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि जो व्यक्ति धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा काम करता है उसे श्वास संबंधी कोई रोग हो सकता है, किंतु
सिकल सेल के केस में ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि इस पर्टिकुलर व्यवसाय के लोगों को ही सिकल सेल एनीमिया होगा। यदि कोई किसान है या कोई ब्राह्मण है या कोई पुजारी है या कोई ट्रक ड्राइवर है या कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, किसको होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कुछ शोधों में ऐसा निकल के आया है कि विशेषतः जनजातीय समुदाय में सिकल सेल एनीमिया के ज़्यादा केसेस हैं। हाँ, शोध हुए हैं तो सत्य ही होंगे। इस पर मेरा व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा मानना नहीं है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ज़्यादातर जो रिसर्च हुए हैं वो ट्राइबल एरिया में ही हुए हैं, जनजातीय समुदाय के ऊपर ही हुए हैं, इसलिए ज़्यादा निकल के आया है। जहाँ पर मैंने काम किया है वहाँ पर अन्य समुदाय में भी सिकल सेल की जांच की गई है और वहाँ सिकल सेल का प्रसार लगभग सभी समुदाय में बराबर है, बहुत ज़्यादा है सभी समुदाय में। किसी समुदाय विशेष में रोग होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये मुझे लगता है कि ये बात हमारी क्लियर हुई। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया का इलाज क्या है, कैसे इसमें बचाव करना है, एक सिकल सेल रोगी को क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह के स्वस्थ जीवन अपनाने चाहिए, क्या खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए, क्या भ्रांति और अंधविश्वास है और उनकी क्या सच्चाई है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने और लोगों को भेजें, साथियों को भेजें, दोस्तों को भेजें, परिवार वालों को भेजें, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।